हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। क्लियर बात है। तो ये पहला चैप्टर है 12th क्लास का और ये IIT और नीट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हमारे 12th में एक यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसका पार्ट है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक पूरी यूनिट है 12th क्लास में, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हर जो चैप्टर है वो किस बेस पे डिवाइडेड है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। क्लियर बात। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में है या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करें तो हम इसमें चार्ज, करंट, इन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें, एक तो हो गया मेरे पास इलेक्ट्रो और दूसरा मेरे पास हो गया क्या, स्टैटिक्स। क्लियर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। अब हमें यह पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रो से मतलब जो है, इलेक्ट्रो से मतलब जो हमारा है, इलेक्ट्रो से है हमारा मतलब चार्ज से। किससे मतलब है, चार्ज। और स्टैटिक से जो हमारा मतलब है, स्टैटिक से हमारा जो लेना देना है वो है भैया एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया मेरे पास, एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम उस चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो चार्ज किस में है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो हम चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन से चार्ज के बारे में, जो चार्ज हमारा रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे है। अब बात आती है कि सर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो चार्ज होता है वो मूव कर रहा होता है, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्लियर है बात। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आता है थर्ड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, जब हमारा चार्ज मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, तो उसी को हम बोलते हैं करंट, और करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड वो सब हम पढ़ेंगे चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कंसेप्ट से। ठीक है। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारा लेना देना क्या है, हमारा जो चार्ज है वो क्या होता है, एक्सिलरेट हो रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन तीन सेक्शन में डिवाइड है। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड वन क्या है मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें चार्ज हमारा क्या होता है, एक्सिलरेट हो रहा होता है। क्लियर है बात। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हम उसमें चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से चार्ज के बारे में, जो चार्ज मेरा किस पे है, रेस्ट पे है, जो चार्ज यानी मूव नहीं कर रहा है। क्लियर है बात। तो आज की जो सारी स्टडी होने वाली है वो किसके बारे में होने वाली है, चार्ज। कौन से चार्ज, एट रेस्ट। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ज एंड इट्स एसआई यूनिट। क्लियर। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है भैया कूलाम। क्या होती है, कूलाम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब बेसिकली जो चार्ज कंसेप्ट है वो कहां से आया है। अब हमें पता है किसी भी बॉडी पे, देखो हम चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है वो हम सीखने वाले हैं। क्लियर है। तो हमारे पास एटम होता है और एटम के अंदर हमारे तीन एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, एक है मेरे पास प्रोटॉन और एक है मेरे पास न्यूट्रॉन। अब मैं बात करूं तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, आपको यहां पे दिख भी रहा होगा।
ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो न्यूक्लियस में मेरा कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें यह पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल। अब जो मेरा चार्ज प्रोटॉन बच गया और एक बच गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1.6 10⁻⁻19 कूलम। कई बार आपको इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी बात कर लेते हैं। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 10⁻⁻31 kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 1.6 10⁻⁻27 kg। क्लियर बात। तो ये हो गई मास। चार्ज की मैं बात करूं तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, वो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसीडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखो, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। क्योंकि देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों आता है, क्योंकि देखो हमारा एटम होता है, उसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल जाता है या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो बॉडी पे चार्ज आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर प्रोटॉन क्यों नहीं जाता, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और प्रोटॉन को निकालने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो प्रोटॉन बाइंड अप होता है वो न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड अप होता है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। क्लियर है। तो जब तक मैं प्रोटॉन को निकालूंगा तब तक सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आता है। क्लियर है बात। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, अब ट्रांसफर होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बॉडी पे, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव आएगा। अब किसी बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है वो हमेशा किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। तो यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। इंटीजर का मतलब है कि 1 2 3 4 -1 2, माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस का वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी आ जाएगा। क्लियर बात। तो ऐसे इंटीजर होगा। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो 0 चार्ज क्या हो गया, 0। अदरवाइज क्या होगा, अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आ जाएगा, +3 +4 ऐसे आ जाएगा। नेगेटिव होगी तो क्या आ जाएगा, -3 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, किसी भी बॉडी पे जो हम मेजर करते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास बॉडी है, उसके ऊपर हमें चार्ज मेजर करना है। तो देखो, इलेक्ट्रिकली कोई भी बॉडी होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अब देखो, अगर इनिशियली अगर मैं बात करूं न्यूट्रल होती है, तो मान लिया मैंने इसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, तो टोटल चार्ज मेरे पास कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। उस बॉडी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। अब हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी बॉडी पे मान लो इलेक्ट्रॉन चले गए, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए, तो ज्यादा कौन हो गया, प्रोटॉन। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, इक्वल। अब मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन चला गया,
तो ज्यादा कौन बच गए? प्रोटॉन। तो बॉडी पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अब मैं बोल रहा हूं मान लो कि इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आ गया। तो पहले कितने थे? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। अब मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ज्यादा कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि देखो कुछ प्रोटॉन कुछ इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए उतना बॉडी पे चार्ज आ जाएगा क्या? नेगेटिव। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो लिखने का तरीका है वो क्या आ जाएगा? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। ई क्या ले रहे हैं हम यहां पे? दैट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19। अब मान लो किसी भी बॉडी के पास 5 है प्रोटॉन और 2 है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कितना आ जाएगा? देखो 5 प्रोटॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज किसका? ई, यानी 1.6 ये वाला। तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो देखो अगर ये वाली चीज हो गई ज्यादा तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो गया कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, नेगेटिव चार्ज हो सकती है। कब? अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मेरे पास बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। वहीं पे अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात? अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो बॉडी पे चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो, यानी इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड आता है मेरे पास, ये तो था मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन आप लोगों ने बहुत बार, इस कंजर्वेशन टर्म को आपने 11th में भी सुना होगा बहुत बार। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है, इनिशियल चार्ज है, वही फाइनल चार्ज रहेगा। यानी आसान भाषा में समझे तो हम क्या कह सकते हैं? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर। तो इनिशियली जो सिस्टम का चार्ज रहेगा वही क्या रहेगा मेरे पास? टोटल फाइनल। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की मैं बात करूं तो जो उस सिस्टम का इनिशियल चार्ज है उतना ही फाइनल चार्ज होगा पूरे सिस्टम का। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उस सिस्टम में 2 बॉडी है तो दोनों बॉडी पे इनिशियल और फाइनल चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो मेरा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यानी जितना इनिशियली था उतना ही क्या रहेगा मेरे पास? फाइनली रहेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास ये 2 बॉडी हैं। क्लियर है बात? अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5, मेरे पास कितने हैं? 5 तो है इलेक्ट्रॉन यहां पे, और प्रोटॉन कितने हैं मेरे पास? 3 प्रोटॉन। तो इस पे चार्ज कितना आ गया? इसके ऊपर आ गया -2 इलेक्ट्रॉन। इनिशियली इस बॉडी पे चार्ज ये वाला है। इस पे बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और प्रोटॉन कितने हैं? 3। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? 2 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज आ गया। अब इन दोनों सिस्टम का, यानी ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम लिया, इन दोनों बॉडी का अगर मैं टोटल चार्ज की मैं बात करूं तो टोटल चार्ज मेरे पास क्या है? 0। क्या है भाई? 0। ये मैंने कोई आइसोलेटेड सिस्टम लिया है। क्लियर है बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, इनको टच करा दिया तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो गया। क्लियर है बात? अब देखो इसके ऊपर कितने हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? 0। इसके ऊपर देखो तो मैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और क्या है? 3 प्रोटॉन। तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या हो गया? 0। अब इन दोनों बॉडी का चार्ज अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास कितना आ गया? 0। यानी अगर मेरे पास इनिशियली चार्ज 0 था तो फाइनल चार्ज भी मेरे पास कितना हो गया? 0। हाँ, हम ये बोल सकते हैं, देखो ये पूरा सिस्टम लिया था तो सिस्टम का जो इनिशियल चार्ज था वही फाइनल चार्ज रहा,
लेकिन ये जो सिस्टम के अंदर दो बॉडी थे ना, इनके ऊपर चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो वी कैन से दैट ए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर बात? तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहां तक देखो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहली बात तो हमने पढ़ा है कि चार्ज होता क्या है, कि भाई चार्ज है क्या। दूसरी चीज हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीन चीजें हमने पढ़ ली है। क्लियर है? अब आते हैं हम डायमेंशन एनालिसिस पे। क्लियर बात? तो देखो, हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या होती है, करंट है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, करंट है। और करंट को हम क्या लिखते हैं, I, दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम t। तो यहां से हम चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टाइम t। क्लियर? अब देखो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है करंट का, एम्पियर A, और टाइम का क्या होता है, t। तो मेरे पास जो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AT। और वी कैन राइट, so we can write dimension formula of charge that is equal to m0 l0 t की पावर 1 a की पावर 1। it is the dimension formula of current, sorry charge, dimension formula of charge। क्लियर बात? अच्छा, कुलाम को हम एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। कई बार आप लोगों से, हालांकि 12th में नहीं पूछेंगे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 9th 10th का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि हम कुलाम को एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं क्या। तो ये 12th में पूछने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब हमारे पास मटेरियल जो होते हैं, उन मटेरियल, देखो हमारे आसपास जनरल लाइफ में देखें तो हमारे आसपास मटेरियल है। तो कुछ बोलते हैं हम कंडक्टर है, कुछ हम बोलते हैं इंसुलेटर है। तो बात ये आती है कि कंडक्टर और इंसुलेटर किस बिहाफ पे हम बोल रहे हैं कि ये चीज कंडक्टर है, ये चीज इंसुलेटर है। तो हमारे पास मटेरियल का कैटेगराइजेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है दो। उसमें एक क्या होते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर आर मटेरियल दैट परमिट्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। यानी कंडक्टर वो है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है, उसको तो बोलते हैं हम कंडक्टर। और जो फ्लो नहीं होने देता, इंसुलेटर आर द मटेरियल दैट हिंडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन को, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नहीं होने देता, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब जैसे एग्जांपल ले कंडक्टर के, तो क्या हो गया, गोल्ड हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। क्या है, कंडक्टर है। इंसुलेटर की बात करें तो वुड हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे मेरे पास, इंसुलेटर। क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं, भाई हमने बोला कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा। तो अब आता है हमारे पास कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या क्या है, कि भाई हम किसी बॉडी को किन किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है जिनसे हम चार्ज कर सकते हैं। क्लियर बात? तो यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे मेथड, वो बहुत बेसिक मेथड है, बहुत बेसिक मेथड है, भाई ऐसे ऐसे हम चार्ज कर सकते हैं। क्लियर बात? तो मेथड ऑफ चार्जिंग सबसे पहले आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि किसी भी एक चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं और उनको आपस में टच कराते हैं। क्या कराते हैं, टच। तो जो चार्ज होता है चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मेथड से जो दूसरी बॉडी जो चार्ज होती है वो कैसी चार्ज होती है, सेम चार्ज। यानी जो चार्ज बॉडी लेके आए थे हम, जो उस बॉडी पे चार्ज था वही दूसरी बॉडी पे चार्ज आएगा।
अच्छा, इसके अंदर ध्यान देने वाली ये बात है, हमें बॉडी को टच कराना पड़ता है, यानी कॉन्टेक्ट में लाना पड़ता है। किस में लाना पड़ता है? कॉन्टेक्ट में। देखो, मान लिया मेरे पास मैं एक रोड लेके आया, जो रोड मेरे पास क्या थी, ये वाली रोड जो थी, ये पॉजिटिव चार्ज थी, और यहां से मैं किस में लेके आया? कॉन्टेक्ट में लेके आया। देखो, कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में दो बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। अब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना, दूसरी बॉडी पे, जो न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज आएगा, वो भी कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव ही चार्ज आएगा। क्लियर है बात? तो इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है? ध्यान देने वाली बात क्या है? बॉडी चार्ज इज सेम एज दैट ऑफ सोर्स, यानी जो सोर्स का जो चार्ज होगा वही बॉडी उसी चार्ज की बॉडी होगी। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। क्लियर बात? सेकेंड मेथड पे आते हैं हम। चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? दूसरा मेथड है जिसमें हम बॉडी को चार्ज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके आएंगे, न्यूट्रल बॉडी के पास, और अब हम कांटेक्ट नहीं कराते हैं, कांटेक्ट नहीं कराते हैं। तो इस टाइप के मेथड को, यानी इस टाइप के मेथड को, दूसरी बॉडी को चार्ज करने के मेथड को बोला जाता है चार्ज बाय इंडक्शन। जो ध्यान देने वाली बात ये होती है, चार्ज बाय इंडक्शन में जो दूसरी बॉडी जो चार्ज होती है वो अपोजिट चार्ज से चार्ज होती है। कैसे? जैसे मैं लाया यहां पे पॉजिटिव चार्ज सोर्स लेके आया, ये वाला। क्लियर है? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी से क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि हमें पता है, देखो, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ठीक है? पॉजिटिव पॉजिटिव, और मैं बात करूं नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे? रिपेल। या हम बोल सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है बात? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज को इधर लेके आया। क्लियर है बात? तो जो ये दूसरी बॉडी जो चार्ज होगी, ये क्या हो जाएगी? इंड्यूज नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? इसके अंदर देखो, यहां पे ये वाला, यहां पे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, तो वी कैन राइट नो कॉन्टेक्ट। तो इस टाइप के मेथड को, यानी इस टाइप के चार्जिंग के मेथड को बोला जाता है क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है बात? अब आता है, देखो, आप लोगों ने 8th क्लास में, जब आप 8th क्लास में होते हो तो आप लोगों ने बड़े मतलब ऐसे क्रांतिकारी से एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ऐसे मतलब कॉम लिया होगा, पेन लिया होगा, हेयर से रब करते हैं और पेपर को आप उठाने की कोशिश करते हो। क्लियर बात? तो अब आप हेयर से रब कर रहे होते हो, ठीक है? तो ऐसे टाइप की चार्जिंग को क्या बोला जाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपने कॉम लिया होगा, कॉम को आप हेयर पे ऐसे रब करते हो तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है। तो इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब देखो, मेरे पास दो है, एक तो ये सिल्क का कपड़ा है, क्लॉथ है आप, और एक है मेरे पास ग्लास। क्लियर है? तो जो सिल्क होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर है बात? तो अब हम क्या करेंगे? सिल्क और इस ग्लास को अगर हम रब कराएंगे, क्या कराएंगे? रब कराएंगे, एक दूसरे से रब कराएंगे, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, सिल्क पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। क्या होगा? तो सिल्क कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। वहीं पे जो ग्लास जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात? तो सिल्क मेरा कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। क्या अगर हम रब करा रहे हैं, ऐसे रब करा रहे हैं, तो रब करने से जो चार्जिंग आई उसको बोला जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्योंकि जब हम रब कराएंगे तो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो बोला जाता है कि ये कौन सा मेथड है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कौन सा मेथड है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। क्लियर है? तो सिल्क यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बात? अरे यस सुनो, तो यहाँ पे जो ग्लास रोड है, ये जो ग्लास है, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप के मेथड को बोला जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर बात? अब आता है, देखो, दो चार्ज के बीच में, हमने अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। क्या लगता है भैया? फोर्स लगता है।
ठीक है, अब अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही बताया था किसने, कुलाम भाई साहब ने। किसने बताया था, कुलाम भाई साहब ने। क्या बोला उसने, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा, उसने दो चार्ज ले लिए, एक ले लिया 1, एक ले लिया चार्ज Q2। तो इसको हमने बोला दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। तो सबसे पहली बात उसने बोली कि दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल का मतलब क्या है कि ये 2 नंबर वाला जितना फोर्स 1 पे लगाएगा उतना ही फोर्स 1 वाला किस पे लगाएगा, 2 पे। क्लियर, देखो ये मैग्नीट्यूड लिखा है, क्या लिखा है, यानी मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कहने का मतलब क्या है कि दो जो चार्ज है वो आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल लगाएंगे मैग्नीट्यूड में, मतलब जितने फोर्स से पहला वाला दूसरे को खींचेगा उतने ही फोर्स से दूसरे वाला पहले को खींचेगा। क्लियर है, अब अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, खींच भी सकता है, दूर भी भगा सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे। क्लियर है, तो पहली बात तो ये थी कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स। दूसरा क्या है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। कैसे, जैसे मान लो कि 1 वाला 2 वाले पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो 2 वाला इस पे किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन। यानी हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, इक्वल, और डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट। अब ये अट्रैक्शन में नहीं है, रिपल्शन में भी है। मान लो ये रिपेल कर रहे होते, मान लो ये रिपेल कर रहे होते, तो ये 2 वाला इस पे किधर लगाता, इधर, और 1 वाला किधर लगाता, इधर। तो अब भी ये डायरेक्शन में क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर, तो कुलाम्स लॉ का पहली जो बात बोली वो यही थी कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। क्लियर बात। अब आता था कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, तो कुलाम्स लॉ ने बोला कि जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट कि ये जो फोर्स आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड की मैं बात करूंगा वो दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ये जो K है इसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर। यहां लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ये किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए बात करें तो इसका मतलब जो ये k की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये ध्यान देने वाली बात। क्लियर बात। जो ये वैल्यू लिखी ना 9 इंटू 10⁻⁹, ये हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की, या एयर भी बोल सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एयर की बात करें। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ध्यान देने वाली बात जो है वो क्या है कि जो डिस्टेंस हमने अभी पढ़ा ना कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। तो मान लिया ये 2 चार्जेस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं कितना है, r है। कितना है, r है। और इनिशियली जो फोर्स है वो मैं लिख लेता हूं कितना है, 16F है। अब देखो बड़ा सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो r के साथ जो ग्राफ होगा ऐसा कुछ होगा, हाइपरबोला टाइप होगा। क्लियर बात। अब सवाल जो ये है, अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर दूं तो किस फैक्टर से घट जाएगा। देखो यहां r स्क्वायर है और डिस्टेंस को डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 देखो डबल करते ही कितना मैग्नीट्यूड आ गया, 4f आ गया। क्लियर है। अगर मैं कर दूं 4 टाइम्स तो 4 टाइम कर दूंगा तो देखो 4 का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर 16, तो 16 से 16 कट गया तो फोर्स मेरे पास कितना आ जाएगा, f आ जाएगा। क्लियर।
अच्छा अगर मैं कर दूं कितना, हाफ, तो हाफ में कर दूं तो देखो 1/1/2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके 4 और 16 पहले था तो कितना हो जाएगा 64 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल, मतलब फोर्स का। इनिशियल तो हमने कितना लिया था 16F लिया था। क्लियर है बात। तो ये था कि डिस्टेंस के साथ फोर्स कैसे वेरी करता है, वो आप लोगों को हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, और कैसे आप लोगों को दिमाग में उस कंसेप्ट को याद रखना है वो भी दिखाया है। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, हमें निकालना है कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमने दो चार्ज ले लिए, ये वाला जो हमने ले लिया 1, तो ये वाला हमने ले लिया 1, और ये वाला हमने ले लिया 2। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की, बात कर लेते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड की बात करो। डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो मुझे सिर्फ ये वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज, यानी ये वाली चीज। अच्छा इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि देखो ट्राइंगल, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल से देखें तो देखो R1 प्लस ये वाला डिस्टेंस क्या है मेरे पास R21, दैट इज इक्वल टू R2। ये हमने कहां से लिया है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यहां से कितना आ गया R21 दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R। एक बात, अब सिर्फ मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखो ये वाली, अगर ये वाले इन बीच में डिस्टेंस आ जाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q, एक सेकेंड, Q2 डिवाइड बाय, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये वाली चीज, यानी R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। क्लियर बात। अब अगर मुझे लिखना हो डायरेक्शन, क्या लिखना हो, डायरेक्शन। क्लियर। अब एक बात बताओ, इस 1 पे 2 की वजह से फोर्स, यानी ये 2 वाला 1 को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इधर फोर्स लगा रहा है इस वाला, और मेरे पास जो वेक्टर है R21 जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी तो इधर ही है, यानी जो R2 का डायरेक्शन होगा वही मेरा क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो सिंपल सा फंडा है यहां पे। अच्छा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे लिखते हैं, मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन की बात करें तो ए कैप क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है वही डायरेक्शन होगा जो मेरे पास इसका डायरेक्शन है, यानी R21 वेक्टर का डायरेक्शन है। तो R21 डायरेक्शन ये वाला लिख दें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 R21 का स्क्वायर। अच्छा यहां पे इन्होंने जो R वेक्टर लिया है ये हमारा इक्वल है किसके, R21 के। क्लियर। तो यानी वही डायरेक्शन ले लिया हमारा जो इस वेक्टर 21 का था। अब हमें क्या पुट करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने। क्लियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय, ये मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R21 की क्यूब। क्यों, क्योंकि कैप को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कैप देखो यहां से, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा क्यूब और यहां पे आ जाएगा R21 वेक्टर। क्लियर है बात। अब तुम ये वैल्यू उठा के ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है बात। तो ये था मेरे पास कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अच्छा अगर मैं इस पे लिखना चाहूं, इक्वल एंड अपोजिट है तो सिंपल है, अगर मुझे फोर्स लिखना हो 2 पे ड्यू टू 1 की वजह से, तो हमने अभी पढ़ा था ना कूलम्ब्स लॉ में कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो सिर्फ नेगेटिव साइन अप्लाई कर देना है इसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 की क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया सर। क्लियर है बात। तो ये सिंपल था कि कूलम्ब्स लॉ किसमें, वेक्टर फॉर्म में, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं।
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 2 पॉइंट चार्ज है मेरे पास ए एंड बी। ये मैंने ले लिया ए और एक है मेरे पास बी। दोनों पे चार्ज क्या दे रखा है? एक पे क्यू और एक पे दे रखा है माइनस क्यू। रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? आर, और फोर्स कितना लग रहा है? एफ। अब बोला है इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, देन फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स। फोर्स कितना होगा? ट्राई कीजिए फटाक से, जल्दी कीजिए। अच्छा, डिस्टेंस आर ही है तो इनिशियली फोर्स जो एफ की वैल्यू लिख लेना तुम, एफ दैट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? के क्यू स्क्वायर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम नहीं ले रहे तो साइन का कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, आर स्क्वायर। ये हमने लिख लिया इनिशियल फोर्स लिख लिया हमने, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो अब क्या है? व्हेन 25% ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी पे क्या करना है? 25% चार्ज ट्रांसफर करना है। तो देखो ए पे चार्ज कितना था? क्यू। तो क्यू का 25% निकाल लो पहले। तो कितना आ गया? 1/4, यानी Q/4 चार्ज ट्रांसफर करना है। क्लियर? तो ए पे चार्ज कितना बच गया? देखो पहले ए पे चार्ज कितना था? ए पे चार्ज कितना था? Q। ट्रांसफर कितना कर दिया? -Q/4। तो यही तो बचा भाई, 3Q/4 बच गए। ये वाला चार्ज किस पे बच गया? ए पे। तो यानी यहां पे जो चार्ज हो गया ए पे, वो कितना हो गया? 3Q/4। अब जो बी पे चार्ज था, बी पे चार्ज कितना था? नेगेटिव चार्ज था। आया कितना है चार्ज? Q/4। तो इसमें Q/4 हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये? -3Q/4। ये चार्ज हो गया बी पे। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कितना था? आर ही था। डिस्टेंस चेंज हुआ मेरा नहीं था। देखो क्वेश्चन क्या था कि दो चार्ज थे मेरे पास, Q1, एक पे था -Q, एक पे था Q। एक का 25% कर दिया, तो पहले तो Q का 25% निकाला भाई, Q/4 आया। अब A से ट्रांसफर किया है तो A से कम हुआ होगा ना, इतना चार्ज निकल गया, तो A पे चार्ज कितना बचा? 3Q/4। अब B पे चार्ज आया है तो B पे हमें ऐड करना पड़ेगा भाई। पहले कितना था? -Q, अब कितना हो गया? -3Q/4। तो अब इन दोनों के बीच में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो देखो फोर्स कितना आ जाएगा? एक तो है मेरे पास 3Q/4 और एक है मेरे पास -3Q/4। अच्छा, दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है? आर है। इनिशियल फोर्स एफ दे रखा था क्या? KQ²/R²। अब ये नया फोर्स निकाल लेते हैं हम, एफ डैश। तो वी कैन राइट एफ डैश दैट इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा मेरे पास 3Q/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय R²। सो वी कैन राइट 9/16 KQ²/R²। अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? मेरी F के इक्वल है। तो नया वाला फोर्स F डैश क्या हो जाएगा? 9/16 इंटू F। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया? फोर्थ, यानी डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कुलाम्स लॉ के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आप लोगों ने देखा है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चलो देखो, हमारे पास क्या गिवन है? देखो, टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन them is r. Now string are rigidly clamped at half of the height, the equilibrium separation between the balls now becomes। तो सबसे पहली बात तो ये वाली,
इक्वल वॉल, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली दूरी जो कितनी है मेरे पास y, देखो यहां पे बना लेते हैं। ये वाली जो दूरी है ये मैं मान लेता हूं y है, ये वाली दूरी कितनी है r/2 है, ठीक है। देखो इसके ऊपर टेंशन लग रहा होगा इधर t, इस एंगल को मैं मान लेता हूं क्या थीटा, ठीक है। और एक फोर्स लग रहा होगा नीचे mg, एक इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा होगा क्या kq²/r², ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, क्लियर। तो ये आ जाएगा t इक्विलिब्रियम में है तो t साइन थीटा दैट इज इक्वल टू kq²/r², और यहां से आ जाएगा t कोस थीटा दैट इज इक्वल टू mg, ये वाला, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan थीटा दैट इज इक्वल टू kq²/mg/r²। क्लियर बात, ये रिलेशन मेरे पास आ गया किसका, tan थीटा का आ गया, किसका रिलेशन आ गया tan थीटा का। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना, ये देखो ये वाला आ गया tan थीटा का, क्लियर बात। अब जो ध्यान देने वाली चीज है यहां पे, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, ये पूरा डिस्टेंस r था तो ये क्या हो गया r/2, और बेस मैंने क्या ले लिया y, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं r/2y दैट इज इक्वल टू kq²/mg/r², ठीक है। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है कि between them now the string are rigidly clamped at the half of the height, equilibrium separation between the balls now becomes, कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा। तो देखो यहां पे सबसे पहली बात तो एक रिलेशन आ जाता है y में और r, ये r³ हो जाएगा, क्लियर बात। तो इसके अंदर एक रिलेशन आ गया ये वाला क्या y दैट इज इक्वल टू r³, रिलेशन सेट हो गया मेरा y दैट इज इक्वल टू k r³, के हमने क्या लिया कोई भी कांस्टेंट लिया है, ये वाला इस k के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग के लिए k' मान लेते हैं, k' मान लेते हैं, क्लियर बात। अब पूछा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस से क्लैंप कर दिया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस से क्या कर दिया क्लैंप कर दिया, तो भाई अब भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्लियर बात। तो नया जो रिलेशन की मैं बात करूं y, तो नया रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पे y कितना हो गया y/2 k', ये डिस्टेंस r' मुझे निकालना है, क्लियर बात। इन दोनों को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे इन दोनों को डिवाइड, तो डिवाइड करें देखो y से y कट गया, k' से k' कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू r³ डिवाइड बाई r' की क्यूब, तो r' की क्यूब दैट इज इक्वल टू r³/2, तो यहां से r' की वैल्यू क्या आ जाएगी r/2 की पावर 1/3, ये वाला। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो r' हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा r⁴ 1/3, क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी शेप है वो सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सिमेट्रिकल शेप, ताकि जो r डिस्टेंस जो ले रहे हैं दो चार्ज के बीच में उसको लेने में हमें दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई कूलम्ब्स लॉ व्हेन चार्ज आर इन आर्बिट्रेरी शेप, चार्ज हमारा आर्बिट्रेरी शेप में होना नहीं चाहिए, तो फिर जो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस है उसमें हमें लेने में क्या आएगी दिक्कत आएगी, क्लियर है बात। ये है लिमिटेशन। सेकंड क्या है, नॉट वैलिड व्हेन चार्ज इन मोशन। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ वैलिड कब है कि जब मेरा चार्ज किस में हो
चार्ज इज एट रेस्ट, कि भैया जो मेरा चार्ज है वो किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर मोशन में होगा तो कूलम्ब्स लॉ लगाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। क्लियर। सेकंड क्या है, थर्ड वन क्या है, चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, एक्सटेंशन ऑफ चार्ज मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, कि जो चार्ज हम ले रहे हैं वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, हमेशा क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इंड्यूस इफेक्ट ना आए, क्योंकि दूसरे चार्ज होने की वजह से अगर पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो एक दूसरे को पे क्या कराएंगे, इंड्यूस इफेक्ट लगाएंगे, तो जो हम डिस्टेंस आर ले रहे हैं ना वो फिर वेरी कर जाएगा। क्लियर बात है, तो फिर वहां पे कूलम्ब्स लॉ क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। क्लियर। फोर्थ वन क्या है, सेपरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, तो ये हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन है, चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट चार्ज नहीं होंगे, बड़े चार्ज होंगे तो एक दूसरे पे इंड्यूस इफेक्ट लगाएंगे, तो जो आर डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं ना पॉइंट चार्ज में, जो आर डिस्टेंस ले रहे होते हैं फिर वो वेरी कर जाएगा। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने जो के लिया था, जो कांस्टेंट हमने लिया था, जिसकी वैल्यू हम 9 × 10⁻⁹ ले रहे थे, तो उस के में हमारे पास आता है एक परमिटिविटी, क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिस थ्रू एनी मीडियम। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज परमिटिविटी, तो परमिटिविटी का सिंपल सा क्या करता है, इट रिप्रेजेंट एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू पासिस थ्रू एनी मीडियम। अगर मैं बात करूंगा कि फ्री स्पेस की तो क्या हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो बेसिकली परमिटिविटी रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पासिस थ्रू एनी स्पेस मतलब एनी मीडियम। क्लियर बात। तो अगर मैं बात करूं फ्री स्पेस की, तो एप्सिलॉन नॉट की यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की जो वैल्यू होगी, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर मैं बात करूं मीडियम की बात करूं, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की मैं बात करूं, तो वो क्या हो जाएगी, ये वाली, दिस रिप्रेजेंट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर बात। तो अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तो हम क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट लेंगे। तो फोर्स लिखते वक्त क्या लिखेंगे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, क्या है, कोई मीडियम है, तो उस केस में हमारा जो के क्या लिया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस। क्लियर है बात, सॉरी एक सेकेंड। अगर मीडियम होगा तो के की वैल्यू लिखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर। और ये क्या है, मीडियम पे डिपेंड करेगी मेरी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर। क्लियर बात, एंड दैट इज इक्वल टू मीडियम, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहां पे आ गया एप्सिलॉन आर, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, एंड दैट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर बात। यहां से कई बार आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, परमिटिविटी पढ़ ली, और मेथड, चार्जिंग के मेथड पढ़ लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या बोलता है, जैसे मान लो ये चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है कोई भी Q2, यहां पे कोई भी चार्ज है Q3, यहां पे कोई भी चार्ज है Q4, यहां पे कोई भी चार्ज है Q5। क्लियर।
इनके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कुछ भी होगा R1, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्या होगा R2, ये वाला ले लेता हूँ क्या है मेरे पास R3, ये सॉरी ये R2 ले लेते हैं, ये 3, ये 4 और ये हो गया R5। तो बोल रहा है कि इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा इन सभी चार्जेस की वजह से वो इक्वल होगा किससे, वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, यानी हम बोले नेट फोर्स एफ नेट। एफ नोट क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस क्या होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। क्या बोलता है कि फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस in a system n charges, resultant force on a charge is the vector sum of the force due to all remaining charge। क्लियर है? हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, इस और इसमें जो फोर्स लगेगा वो इनकी प्रेजेंस की वजह से उस फोर्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो इन सब पे डिपेंड करेगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो सबका क्या लिखा जाएगा, वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो वी कैन राइट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एन साइडेड पॉलीगन है, मान लिया कोई भी एन साइडेड पॉलीगन है और उस पे इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं उसके कॉर्नर पे, ठीक है। सेंटर पे कैसा भी चार्ज रखा हो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर पॉलीगन के कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज रखे हैं तो नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ड्यू टू एन सिमिलर चार्जेस सिमेट्रिकली इट वर्टेक्स इज जीरो। क्या बोल रहा है, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर ले लिया हमने, भाई स्क्वायर भी तो एक पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है, 4 है। क्लियर है? तो हमने बोला कि यहां पे एक चार्ज क्यू रखा है, यहां पे क्यू रखा है, यहां पे क्यू रखा है और यहां पे क्यू रखा है। यहां पे कोई भी चार्ज हमने ले लिया, ये वाला। क्लियर? अगर बोला है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके ऊपर इक्वल चार्ज प्लेस्ड है, कॉर्नर पे क्या है, इक्वल चार्ज प्लेस्ड है और उसके सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा है, पॉजिटिव रखा है चाहे नेगेटिव रखा है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला इस पे किधर लगाएगा, इधर मैं मान लेता हूं पॉजिटिव है, तो ये वाला इस पे लगाएगा इधर, ये वाला इस पे लगाएगा इधर, ये वाला इस पे लगाएगा इधर, तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, तो फोर्स क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। So we can write net force at the center of n-sided regular polygon due to n similar charges placed symmetrically at its vertices is 0। अब नीट में पूछा जा सकता है, नीट में कैसे वेरी कर देगा, क्या ये सेंटर पे जो चार्ज रखा है उसके मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क पड़ेगा? भैया उसके मैग्नीट्यूड से या उसके चार्ज से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरे पास एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, एनालिसिस इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार वापस से जाना होगा, किसमें, वर्क पावर एनर्जी पे, जहां पे हमने इक्विलिब्रियम एक बार डिस्कस किया था। क्लियर बात? तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है भाई, नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। अब नेट फोर्स जीरो होने के बाद 3 कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी थी वर्क पावर एनर्जी में, क्या, एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर उसको पार्टिकल को मैं जहां पे फोर्स जीरो है उस पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, तो अगर उसकी टेंडेंसी उस मीन पोजीशन पे आने की होती है, यानी जहां पे फोर्स जीरो होता है वहां पे आने की अगर उसकी टेंडेंसी होती है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहां पे फोर्स जीरो है वहां से मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो पार्टिकल की टेंडेंसी वापस आने की है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? और थर्ड वन क्या होता था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते थे, जिसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि उसका जो, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन भी अगर जीरो आ जाता था
तो उसको हम बोलते थे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाले हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम ए पोजीशन एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ब्रिंग इट बैक टू द इनिशियल पोजीशन इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे समझो, ये वाला क्या, ऐसे कटोरी टाइप समझो, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे फोर्स 0, इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी टेंडेंसी होगी इसकी वापस इस मीन पोजीशन में आने की। तो इसको क्या बोला जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें अगर पार्टिकल को हम नेट फोर्स वाली कंडीशन से हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो उसकी टेंडेंसी वापस उसी पोजीशन में आने की होती है, उसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर नहीं आने की होती तो उसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो ये वाला है, ये Q है पॉजिटिव, ये भी Q है, ये Q है, यहां पे नेट फोर्स 0 है। क्लियर है बात? अब मैं इसको स्लाइटली इधर डिस्प्लेस कर दिया, अब स्लाइटली इधर डिस्प्लेस कर दिया तो देखो इस चार्ज से इस, मान लो यहां पे आ गया, तो इस चार्ज से ये वाली दूरी क्या हो गई? कम। ये मान लो ये मैंने x डिस्प्लेस कर दिया तो ये वाली दूरी हुई कम, तो इस पे जो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर, वो लगाएगा ज्यादा, और ये वाली दूरी बढ़ गई क्योंकि देखो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? 1/r² के, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगर ये वाली दूरी बढ़ गई तो फोर्स क्या हुआ? कम, यानी ये वाला फोर्स क्या हो गया? कम। तो अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स की टेंडेंसी किधर हुई? इसकी वापस मीन पोजीशन में लाने की हुई। तो इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? दो चार्जेस ले लीजिए, एक ये ले लिया, एक ये वाला, यहां पे मान लिया ये वाला चार्ज मैंने यहां पे ले लिया Q, ये ले लिया Q, ये वाला ले लिया, यहां पे नेट फोर्स 0 है इनिशियली, मैंने मान लिया। अब मान लो मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस इधर कर दिया x, तो यहां पे पहुंच गया पार्टिकल। देखो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर। ये वाला इस पे किधर लगाएगा? इधर। तो नेट फोर्स किधर आया? इधर आया ना नेट फोर्स। तो इसकी इनिशियल पोजीशन किधर थी? इस तरफ थी, और नेट फोर्स आया किधर है? इधर। तो क्या ये वापस इनिशियल पोजीशन में आएगा? क्या नहीं आएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम ए पोजीशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ट्राइज टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें तो जो नेट फोर्स है वो उसको उस पोजीशन से अवे लेके जाए, तो उसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। तो देखो कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम फॉर 3 चार्जेस पार्टिकल। देखो 3 चार्जेस पार्टिकल का सबसे पहले इक्विलिब्रियम की बात करें तो जैसे मान लिया एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब हो सकते हैं? जब मैं मान लेता हूं ये हो गया मेरे पास Q1, ये मेरे पास हो गया Q2, ये मेरे पास हो गया Q3। Q1 Q2 Q3 अभी कुछ मैंने दिया नहीं है, कभी आप तीनों को पॉजिटिव मान के बात कर रहे हो, अलग अलग मैग्नीट्यूड है इनका, कुछ भी हो सकता है, किसी का पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। तो ये पॉजिटिव वाला मैं ऐसे हटा, 3 चार्जेस है, तीनों इक्विलिब्रियम में कब होंगे? तब देखो इसके ऊपर फोर्स ये वाला इधर लगाए और ये वाला इधर लगाए, या ये वाला इधर, मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो, और इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या हो? 0। तब हम बोलते हैं कि तीनों चार्ज पार्टिकल किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम की क्या है कि द 3 चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर। क्या है? तीनों चार्ज क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए, यानी एक ही लाइन के अलोंग लाई करने चाहिए। सेकंड वन क्या है? द 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम साइन, यानी तीनों चार्ज का नेचर सेम नहीं होना चाहिए। नेचर का मतलब तीनों या तो पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए या तीनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में जैसे मान लो तीनों पॉजिटिव है, तो देखो ये वाला तीनों पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला भी इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर, और ये वाला भी इस पे किधर लगाएगा? इधर। तो दो फोर्स इधर आए तो 0 होने की टेंडेंसी नहीं आएगी भैया। 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या है कि 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम साइन।
थर्ड वन क्या है, जब थ्री चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड। और भैया तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया सेपरेशन अलग अलग होगी। तो अगर ऊपर वाली चीज सेम है और सेपरेशन अलग है तो कैसे, जैसे मान लो कि ये वाला चार्ज है, ये वाला, इसके ऊपर ये दो है, ये चार्ज, ये फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो ये वाला जो चार्ज है वो दूरी ज्यादा दूर पे रखा है, ये वाला नजदीक पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ये वाला इसको इधर डिस्प्लेस कर रहा है और ये वाला इसको इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला कब इसके इक्वल होगा? तब मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, डिस्टेंस तो अनइक्वल है, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना नहीं चाहिए। तो द थ्री चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। थर्ड वन क्या है, द इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी अनस्टेबल इन नेचर, कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या रहे, अनस्टेबल रहे नेचर में। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। देखो क्या है, द पॉइंट चार्जेस 4q minus q 4q are kept on x axis at a point this respectively। तो क्या बताना हमें, ओनली माइनस q is in stable equilibrium, none of the charges are in equilibrium, all the charges are in unstable equilibrium, all the charges are in stable equilibrium। तो देखो पहले तो हम ये कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये वाली क्या कंडीशन है कि एक चार्ज तो मेरा रखा है कहां पे, ये वाला 0 0 पे, एक रखा है यहाँ पे A पे और ये रखा है 2A पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ये इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 4q। ये जो येलो वाला चार्ज है इसका क्या है, -q, और जो फिर ये है इसका भी कितना है, 4। तो सबसे पहले तो देखते हैं इक्विलिब्रियम है या नहीं है। भाई स्टेबल अनस्टेबल तो बाद की बात है, स्टेबल अनस्टेबल तो बाद में देखेंगे, पहले इक्विलिब्रियम है या नहीं है ये देखते हैं। देखो इसके ऊपर ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है अट्रैक्ट करेगा इधर लगाएगा। और कितना फोर्स आएगा, देखो k 4q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, ये वाला लगाया। अब ये वाला इस पे किधर लगाएगा, ये इस वाले पे। देखो 4q तो ये इस तरफ लगाएगा, पॉजिटिव है दोनों, कितना लगाएगा k 4q। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 2a का स्क्वायर, तो 4 कट गया, तो ये भी कितना आ गया, k 4q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और ये जो हमने लिया था ये भी क्या आ जाएगा, k 4q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यानी इसके ऊपर तो नेट फोर्स क्या है, 0 है। क्या है भैया, 0। अब इस वाले पे बात करूं तो देखो इस वाले पे भी क्या है, नेट फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे चार्ज रखा है, इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे चार्ज रखा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या है, 0। तो सिर्फ दो चार्जेस पे नेट फोर्स 0 देख लीजिए आप, पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम तो क्या है, इक्विलिब्रियम में है भैया। अब स्टेबल है अनस्टेबल है वो कैसे पता चलेगा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं मैं तो ऐसे देखो, ये वाला है पॉजिटिव, ये वाला है नेगेटिव, ये वाला है पॉजिटिव। ठीक है, ये दूरी है a और ये भी दूरी है a। अब मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं, इस वाले को स्लाइटली डिस्प्लेस मैंने कर दिया यहां पे। अब एक बात बताओ, ये वाला जो पॉजिटिव है, ये वाला जो पॉजिटिव है स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, ये वाला पॉजिटिव इसको किधर खींचेगा, इधर। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं ये वाली दूरी कितनी बच गई, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया मैंने x, कितना डिस्प्लेस कर दिया, x, तो ये वाली दूरी बच गई a माइनस एक्स। तो इन दोनों के बीच में फोर्स इधर आया, कितना आया, k 4q स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली इसकी मैं बात करूं, ये वाली जो दूरी बच गई ये हो गई a प्लस एक्स, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ये वाला फोर्स आएगा इधर, और कितना आएगा, k 4q स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भैया अगर इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसकी मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए नेट फोर्स। अब भैया एक बात बताओ, ये वाली दोनों चीज क्या है, सेम है। अब इसमें जो डिवाइड करने वाली चीज क्या है, बड़ी है, यानी ओवरऑल चीज क्या है, छोटी है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आया डिस्प्लेस करने के बाद वो इस डायरेक्शन में आ गया।
यानी जहां पे फोर्स 0 था उस पोजीशन से अवे आ गया, तो इसका मतलब कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, अनस्टेबल। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, ऑल चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम तो है, बट कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, a charge q is placed at center of the line joining two exactly equal positive charges q. The system of the three charges will be equilibrium if q is equal. देखो दो चार्ज, एक तो मेरे पास है q और दूसरा भी क्या है q। अब यहां पे सेंटर पे प्लेस्ड है, कहां पे, ये q ले लिया, ठीक है। ये वाली दूरी मैं ले लेता हूं, कितनी है r, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी r। तो बोला है q की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहली बात तो एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर, और वो तो पॉजिटिव है ही, वो भी इधर लगाएगा। यानी एक कंडीशन आपको समझ में आ गई कि ये वाला पॉजिटिव हो सकता नहीं है, क्योंकि तीनों का चार्ज क्या हो जाएगा, सेम। हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी, तो यानी तीनों यानी कौन कौन से कट जाएंगे, ये वाला पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये वाला कट गया। अब बचा कौन सा, एक तो ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया। अब ये वाला भी कट रहा है, क्योंकि हमने बोला था कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होने नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, ये भी कट रहा है, तो ऑप्शन तो सी आ ही रहा है। बट एक बार देख लेते हैं कैसे आ रहा है। तो अगर ये नेगेटिव है तो इस पे ये फोर्स लगाएगा इधर, और वो वाला इस पे लगाएगा इधर। तो हम क्या कर सकते हैं, के क्यू स्क्वायर, इसका और इसके बीच का फोर्स, और डिस्टेंस कितना है भैया, 2r स्क्वायर, जो इधर आया फोर्स ये वाला, 2r का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के, अच्छा इधर आएगा फोर्स, मैं मान रहा हूं ये क्या होगा, नेगेटिव, तब मैं मान रहा हूं कि इधर आएगा, तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अब, के क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो देखो के से के कट गया, क्यू से ये गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4। और हमने क्या माना था कि नेगेटिव, तो ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, चलो तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। क्लियर है बात, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।